आशा चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट क्लिनिक जो कि मनी माजरा चंडीगढ़ में स्थित है। डॉक्टर छाया प्रसाद जी कोरोना की महामारी के दौरान भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने इसका विशेष दौरा किया और डॉक्टर छाया प्रसाद जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर छाया जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं चाइल्ड बिहेवियर और डेवलपमेंट में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज का बच्चा जो कि एक है और बहुत ही मुश्किल से प्रेगनेंसीज हैं जो वो हो रही हैं, और उसके बाद कोई न्यूनेटल हम लोग लें, कोई चेंजेस, और उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे के होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। आप अपने लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो साइंटिफिक रिसर्च से हमें ये मालूम है कि जो भी बच्चे कम दिन के, कम वजन के पैदा होते हैं या जन्म पे रोते नहीं हैं, या बर्थ में या जस्ट बर्थ के पहले, बर्थ के बाद जिनको कोई भी प्रॉब्लम रही होती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स रही होती हैं, तो इन बच्चों को आगे चल के कहीं ना कहीं लर्निंग में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ ना कुछ इनकी सेंसरी इम्पेयरमेंट्स रह सकती हैं, इनके सीखने का तरीका कैन बी डिफरेंट। लेकिन हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स रहे हैं, जो कम वजन के, कम दिन के पैदा हुए थे, या जिनको जन्म पे इंस्टेंट रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ी थी या बहुत इंटेंसिव निकू केयर की ज़रूरत पड़ी थी, ये जो हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स होते हैं, इनको हमें शुरू से ही बहुत ध्यान से इनकी असेसमेंट्स, न्यूरो डेवलपमेंटल फॉलोअप्स करनी चाहिए, ताकि हम जल्दी पकड़ पाएँ कि इन बच्चों में कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या। और मैंने जो इतने सालों में देखा है, जितने भी बच्चे हैं जिनमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स रही हैं, उनमें आगे चल के बिहेवियर की काफ़ी दिक्कत आती है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है और बिहेवियर डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इमोशनल डिस्टर्बेंस और बिहेवियर डिसऑर्डर्स कई बार इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं बच्चों में कि वो अपनी डे टू डे जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग, या अपनी डे टू डे जो एकेडमिक है, स्कूल की जो फंक्शनिंग है, वो सब इनकी पुअर हो जाती है। तो इंटेलिजेंस होने के बावजूद जो उनको सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अर्ली आइडेंटिफाई करें इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और अर्ली इनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। ऐसा अगर हम अपने आजकल के पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हालातों से लोग गुजर रहे होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो जिनकी डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी सी, या जो बर्थ से पहले हुए होते हैं, तो वो केवल फिजियोथेरेपी, जो कि ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं है, उनके ऊपर ही डिपेंड करके अपने बच्चों के साथ कि नहीं इनकी मूवमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे कि नहीं इसके साथ ही जो मेन जो डॉक्टर्स का रोल है, बड़े डॉक्टर्स का रोल है, जिनको डेवलपमेंट के बारे में और जिन्होंने ये थ्योरीज हैं जो उसको थॉरली रीड की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो ये सभी जानते हैं, इवन दी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड यूरोपियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये सभी जगह आजकल पता है सबको कि किसी बच्चे को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक थेरेपिस्ट या एक डॉक्टर या एक इंसान उसको ठीक नहीं कर सकता है। इन बच्चों को ज़रूरत होती है मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरवेंशन की, और जहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशनल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट रोल्स जो अपने प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, साथ में साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बच्चों में ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपिस्ट भी काम कर सकते हैं। तो ये सब मिलके जब एक बच्चे के केस को रिव्यू करते हैं, पेरेंट्स को भी एज अ पार्ट ऑफ टीम लेते हैं, तब इन बच्चों में मैक्सिमम बेनिफिट आता है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स का जो एक मिथ है जनरल पॉपुलेशन में कि बच्चा बोल नहीं रहा, चलो स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाओ, बच्चा चल नहीं रहा, चलो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि कॉजेज ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कैन बी डिफरेंट। कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कोई जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, कोई एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है। जब तक आप एज अ पेरेंट समझेंगे नहीं कि मेरे बच्चे में ये दिक्कत क्यों आई है
और मुझे किस किस एंगल से इस बच्चे को हेल्प करना है। तो ओनली गोइंग टू वन थेरेपिस्ट इज नॉट रियली गोइंग टू हेल्प। अंडर साहब, अगर ऐसे बच्चे जो आते हैं, क्योंकि आपके पास ये सारा नेटवर्क मौजूद है, जैसे आपने बोला आपके पास ये कंप्लीट जो बच्चों की डेवलपमेंट का और न्यूरोनेटल का जो न्यूरो का जो है ये सेंटर है, अब हमें ये बताएं कि क्या पेशेंट्स को दाखिल होना पड़ता है या आप लोग उसकी काउंसलिंग करके उसको बीच बीच में बुलाकर और उसको वहीं पर ही जिस स्टेशन पर वो हो वैसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं? दोनों ही तरीके हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स हैं जो बहुत दूर रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, बहुत दूर दूर रहते हैं और उनका आना पॉसिबल नहीं है। तो उनको हम बुला के उनकी असेसमेंट्स करके और उनको होम प्लान प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़रूरी है पेरेंट ट्रेनिंग। जब तक पेरेंट्स नहीं समझेंगे कि मेरे को अपने बच्चे में चेंजेस कैसे लाने हैं, तो इवन 1 आवर 2 आवर थेरेपिस्ट के पास जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पेरेंट ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो बच्चे रेगुलरली हमारे पास आते हैं, तो मोस्टली कई बच्चे तो ऑन अ डेली बेसिस भी आते हैं कि दे आर गोइंग टू स्कूल ऑल्सो एंड 1 to 2 hours दे आर स्पेंडिंग एट द सेंटर ऑल्सो। एंड क्योंकि इन बच्चों को 1-to-1 इंटरवेंशन विद अ स्पेशल एजुकेटर, कि उनको एकेडमिक पढ़ने लिखने की तकलीफ है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ने लिखने में फिर भी उनको डिफिकल्टी आ रही है। तो रीडिंग राइटिंग स्किल्स के लिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के लिए, कई बार बच्चों में एंगर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, टेम्पर टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी बिहेवियर की ट्रेनिंग के लिए। और साथ साथ में पेरेंट्स की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से कम्युनिकेट करें। कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या कई बहुत परमिसिव हो जाते हैं कि जो करना है करो। तो हम पिछले 10 साल से यहाँ पे पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स यहाँ आते हैं सभी को हम पेरेंट ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम ये क्लियरली उनको बताते हैं कि अगर आप एक पेरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन स्ट्रिक्ट रखेंगे तो उसकी इम्प्लीकेशन बच्चे पे क्या होगी, या फिर आप बहुत परमिसिव हो जाएंगे तो बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। तो एक बैलेंस तरीके से पेरेंटिंग कैसे की जाए ताकि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो भी रीजनेबल रहे, बैलेंस रहे और बच्चा खुश रहे। दरअसल जैसे आज का जो मूड है बच्चों का, एक तो आपने बोला कि ये जो न्यूरो वाले बच्चे हैं या जो पहले जन्म से पहले जन्म ले लेते हैं, और उसके साथ साथ आजकल के जो बच्चे हैं वैसे बच्चे भी हैं जो आजकल मोबाइल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि मदर फादर है, सारा दिन मोबाइल उनके हाथ में थमाए रखते हैं। क्या कहना चाहोगे कि ये कंप्लीट चाइल्ड का जो है डेवलपमेंट का, न्यूरो का और स्कैट्री का जो है एक सेंटर है, यहाँ पर आप लोग वो लोग जिनके बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं, ज़्यादा वो परेशानी करते हैं और कोई और तरह के चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, तो क्या उनके लिए भी आप काउंसलिंग और यहाँ पर अपना सेंटर है जो सेवाएं दे रहा है? जी, हम यहाँ पे बच्चों की मीडिया डी एडिक्शन भी करते हैं। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं और पेरेंट्स ही नहीं लाते, बच्चे खुद भी आते हैं जो 14-15 ईयर्स 17-18 ईयर्स के हैं, और वो खुद ही बताते हैं कि वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं मीडिया के कि वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एंड दे हैव बीन वेरी एक्सेलेंट परफॉर्मर्स अर्लियर, दे माइट हैव बीन गेटिंग 99%, 98%, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी में और गेमिंग में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। तो हम सभी की यहाँ पे काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और वेरियस डिफरेंट मेथड से उनकी मीडिया डी एडिक्शन करते हैं। पर सबसे ज़रूरी ये समझना है कि पेरेंट्स मस्ट रियलाइज कि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ अपने एनवायरनमेंट में देख के सीखते हैं। सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा असर बच्चों के ब्रेन पे पड़ रहा है। पेरेंट्स हैव टू बी रोल मॉडल्स। अगर पेरेंट्स खुद मोबाइल में बिजी रहेंगे, खुद बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप एंड फेसबुक और सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करेंगे, तो वी कैन नॉट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग दैट। और दूसरी बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है कि बच्चों में बहुत कॉमन हो गया आजकल, डिप्रेशन एंड एंजाइटी हैज़ बिकम वेरी कॉमन। मेरे फ्रेंड ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, उसको 100 लाइक्स मिली, और मैंने जब पोस्ट किया तो मुझे सिर्फ 10 लाइक्स मिली। तो सिर्फ इसी बात से बच्चों में बहुत एंजाइटी आने लग जाती है कि क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनकी सेल्फ इमेज पुअर हो जाती है, एंजाइटीज आने लग जाती हैं। तो हम कई स्कूल्स में वी हैव कंडक्टेड दीज मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स इन स्कूल्स आल्सो फॉर एडोलेसेंट्स। हम बच्चों को वहाँ यही बताते हैं कि जिस दिन आप में ये मैच्योरिटी आ जाए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
but I am posting my view on Facebook or a social media site. It does not affect me कि मुझे likes मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. I'm just sharing my view. तभी आप Facebook पे जाएं. Otherwise, you will develop many mental health problems by going on the social media sites. Next, एक बहुत बड़ा side effect अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया डिवाइसेस का रहा है. हमने आजकल देखा है कि बच्चे पैदा होते ही माँ बाप जो है मोबाइल उनको दिखाना शुरू कर देते हैं, आईपैड दिखाना शुरू कर देते हैं. बच्चे बगैर मोबाइल के खाना ही नहीं खाते हैं. तो दैट हैज़ बिकम अ बिग डिजास्टर. पेरेंट्स इतने परेशान हैं. खाना टेबल पे आता है तो पहले मोबाइल आना चाहिए तभी बच्चा खाना खाएगा. ये जो है बच्चे की सारी ब्रेन डेवलपमेंट को डिस्टॉर्ट कर देता है. बच्चे के ब्रेन में जो जितनी सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप हो रही होती है वो सारी डिस्टॉर्ट हो जाती है. बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए थी वो भी सारी डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्योंकि मीडिया पे राइम्स हैं, स्टोरीज हैं. कभी कोई चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा है, कभी कोई जापानीज लैंग्वेज, ब्रिटिश एक्सेंट है. छोटे बच्चों के ब्रेन में जो वायर्स होती हैं, जो लैंग्वेज पहले हम कहते थे मातृभाषा, मदर टंग, आजकल ऐसा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि पैदा होते ही इतने सारे आर्टिफिशियल साउंड्स हैं, राइम्स हैं, और कोई एनिमल की साउंड्स में गा रहा है, कोई ऐसे डॉल्स की साउंड में गा रहा है. ब्रेन इज नॉट एबल टू पिक अप एग्जैक्टली कि मुझे कौन सी लैंग्वेज किस टोन में, किस स्पीड और रिदम में बोलना है. तो इट गेट्स कंफ्यूज. और लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग एक होना चाहिए था वो प्रॉपरली हो नहीं पाता. इसलिए लैंग्वेज की फ्लुएंसी बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है. तो अमेरिकन एसोसिएशन की ये गाइडलाइंस हैं, एंड इवन द इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जिसकी मैं मेंबर हूँ, हम भी यही पेरेंट्स को बोलते हैं कि बिफोर द एज ऑफ 3 years बच्चों को आर्टिफिशियल साउंड्स थ्रू डिजिटल डिवाइसेस इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए. नो राइम्स एंड नो स्टोरी शुड बी शोन. जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल की, और नशों का जो है एक, ये कहते हैं कि पंजाब है जो एक दरिया बना हुआ है. क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग पहले से ही पिक करते हैं बच्चों को, जैसे आप बिहेवियर चेंज की बात करते हैं और जैसे आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि यही एजेस हैं यहाँ पर हम लोग उनको काउंसिल करके एक बढ़िया डॉक्टर के पास, एक बढ़िया जो साइकियाट्रिस्ट है उसके पास जाकर पहले से हम उन चीज़ों को जो आने वाले समय में एक एडिक्शन के रूप में पैदा हो जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें थोड़ा सा मेरा व्यू उल्टा है. मुझे लगता है कि जनरल पॉपुलेशन जो है वो उठ के डॉक्टर के पास जाने नहीं वाली है. ये हमारी एज अ डॉक्टर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम स्कूल्स में जाएं, हम एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें कि व्हाट चिल्ड्रन शुड अवॉइड. अब हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, तो व्हाट वी डू इज़ वी डू लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग. और हमने कई स्कूल्स में ये लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग की है एडोलेसेंट्स के साथ, जिसमें स्कूल में बच्चों को ये बताया जाता है हाउ टू लर्न टू से नो टू समथिंग. आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसी हो सकती हैं. आप किसी सिचुएशन में हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, एंड हाउ यू शुड थिंक ऑफ अ सिचुएशन, वेदर इट इज़ राइट एंड रॉन्ग. आपकी जजमेंट कैसी होनी चाहिए, एंड हाउ यू शुड ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन व्हेन यू आर देयर. Also not affecting your peer relationship at the same time. एडोलेसेंस को, यंग बच्चों को सबसे ज़्यादा ये रहता है कि अगर मेरे फ्रेंड्स जो मुझे काम करने को बोल रहे हैं, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, आई विल नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. तो हम ये बच्चों को रियलाइज कराते हैं दैट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू लर्न टू से नो टू सच थिंग्स. तो ये लाइफ स्किल्स जो ट्रेनिंग होती है ये बड़ा हेल्प करती है बच्चों को. ऑफकोर्स जहाँ पेरेंट्स को थोड़ी सी भी भनक पड़ती है कि there is something going on, तो they must contact the doctor, the developmental pediatrician, psychiatrist. नहीं अवेलेबल है, अपने नॉर्मल पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, वो बड़ा अच्छा गाइड कर सकते हैं. लेकिन पेरेंट्स हैव टू बी अलर्ट. दे शुड नो कि मेरा बच्चा किस फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है, कौन है. फ्रेंड्स को कभी अपने घर में भी बुलाएं तो पेरेंट्स को बैकग्राउंड पता चलेगा कि हाँ ये क्या बैकग्राउंड है इन बच्चों का, कहाँ जाते हैं, क्या बातें करते हैं. तो उससे भी पेरेंट्स को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. अंडरस्टैंड. कहीं ना कहीं हम ये भी सोचे कि हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ के लिए आज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पहले कहते थे कि साल 16वां चढ़ा, कि जब साल 16वां चढ़ जाएगा तो हम लोग शादी कर देंगे. और आजकल क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और 16वें साल की जगह आजकल हम सोच सकते हैं कि 12-13 साल में ही जो है वो एज आ जाती है जो पहले उस लेट आती थी. तो क्या ये भी कारण रहता है कि लेट मैरिजेस हैं और ये चीज़ें हैं, तो ये भी एक हर्डल की तरह जो है काम करें?
देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों में प्यूबर्टी जो पहले लेट थोड़ा सा अटेन होती थी, अब उसकी एज बहुत अर्ली हो गई है. सो प्यूबर्टी इज बीइंग अटेन अर्ली. इंडिया में अगर मैं बात करूँ चाइल्ड मैरिजेस की, तो ऑफ कोर्स अभी भी बहुत कॉमन है. हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती हैं. एंड इवन इन टुडेज डेट मेनी गर्ल्स गेट मैरिड बिटवीन द एज ऑफ 18 to 19. जबकि हमारा ये मानना है एज अ पीडियाट्रिशियन, एज इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ऑल्सो, कि एडोलेसेंट की जो एज है वो हमें 22 to 24 ईयर्स तक कर देनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन की जो माइलिनेशन है और ब्रेन के जो प्रोसेसेस हैं, थॉट प्रोसेसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ये पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं. वो एक मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी 22 to 24 तक नहीं आती है. तो इफ़ यू आर गेटिंग अ गर्ल और अ बॉय मैरिड एट द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ चाइल्ड मैरिज, क्योंकि उनमें वो इमोशनल मैच्योरिटी आई नहीं है. प्लस उनकी एक कॉन्क्रीट थिंकिंग रहती है, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती है. तो इट इज़ वेरी रॉन्ग कि हम उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें. But most important thing is that yes, many environmental factors, many nutritional factors, genetics, हम आजकल इसको एक टर्म दिए हैं epigenetics. तो ये epigenetics is playing a role कि puberty भी early आ रही है. Plus what is happening is that yes, you are right कि girls आजकल बहुत late marriages कर रहे हैं because they are very ambitious. उन्होंने अपना करियर भी बनाना है, दे हैव टू सेटल. एंड ऑफ कोर्स लुकिंग एट टुडेज सिनेरियो, फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. और वो एम्बिशियसनेस एंड दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल एवरीबडी वांट्स टू अटेन. जब हम डिले कर देते हैं कि हम बच्चा जो है 30 ईयर्स के, 35 ईयर्स के, 40-45 ईयर्स के बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक इम्प्लीकेशंस होती हैं और बच्चों में डेवलपमेंटल लर्निंग इम्पेयरमेंट्स आ सकती हैं डेफिनेटली. डॉक्टर साहब, यू आर बहुत ही बड़ा आपके पास डाटा है और हमारा चैनल है जो आपके पास भी टाइम कम है. हम चाहेंगे कि आपके साथ, हमारे चैनल के साथ जो गुफ्तगू है वो जारी रहे, और आपके यूज़फुल टिप्स जो जैसे आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से शेयर किए, हम लोग आपकी सराहना लें. आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे दर्शकों को? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने बच्चे के साथ एक पॉजिटिव पेरेंटिंग एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग एटीट्यूड रखें. कभी अपने बच्चे को डांटे ना, मारे ना, फियरफुल पेरेंटिंग ना करें. बच्चों का जो एनवायरनमेंट है उसको एकदम थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट ना बना के रखें कि हर बात पे उनको डांट पड़ने वाली है. बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करके रखें ताकि वो अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें. हमें हमेशा कोशिश ये हमारी होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है फंक्शनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका जो सोशल बिहेवियर है वो मैच्योर होना चाहिए, एंड आवर चाइल्ड शुड बी हैप्पी. पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आईक्यू तो सभी, हर इंसान में आईक्यू होता है. आई वर्क विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. मैंने आज तक कभी कोई बच्चा देखा नहीं जिसमें बुद्धि नहीं है. मैं नहीं मानती कि किसी बच्चे में बुद्धि नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे अपनी बुद्धि यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनको इनेबिलिटीज़ हो जाती है कि हम अपनी बुद्धि कैसे यूज़ करें. तो पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चे की खूबियों को देखें, उनकी सिर्फ वीकनेसेस ना देखें. पढ़ने और लिखने के लिए उनको बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें. IQ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट द इमोशनल कोशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा बच्चा कितना खुश है, कितना कॉन्फिडेंट है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और एक नई चीज़ आजकल जिसके बारे में हम डॉक्टर्स बहुत डिस्कस कर रहे हैं, एडवर्सिटी कोशेंट, कि बच्चा अगर किसी सिचुएशन में है तो वो अपने आप को कैसे मैनेज कर पाता है, फ्रॉम दैट सिचुएशन हाउ इज एबल टू कम आउट. तो एकेडमिक से ज़्यादा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. अगर उसकी बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी हुई है तो डेफिनेटली ही विल परफॉर्म वेरी वेल इन एकेडमिक, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग. अपने बच्चों को डेली फिजिकल एक्सरसाइज 1 घंटा ज़रूर कराएं. योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and breathing exercises for adolescents is very important. So lifestyle has to be very balanced and healthy. Thank you. Thank you.